नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं लैंगिक जनन का दूसरा प्रकार जो कि है कॉन्जुगेशन या सहयुग्मन। आज हम सहयुग्मन के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने रूपांतरण प्रक्रिया का अध्ययन किया था। वहाँ पर हमने दो जीवाणु कोशिकाओं के मध्य डीएनए का ट्रांसफर किसी एक पर्टिकुलर माध्यम के द्वारा किया था और वो माध्यम था जिसमें जीवाणु वृद्धि कर रहे थे। आज हम लैंगिक जनन का या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जो सेकंड प्रकार है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। और जो सेकंड प्रकार का नाम है वो क्या है? कॉन्जुगेशन या सहयुग्मन। अब कॉन्जुगेशन में क्या होता है? कॉन्जुगेशन के अंतर्गत जब दो बैक्टीरियल सेल आपस में कांटेक्ट में आएगी या पास आएगी, जब भी उनके मध्य क्या होगा? जेनेटिक सेगमेंट का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। जैसे हमने जब प्लाज्मिड के प्रकार पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखा था कि जीवाणु कोशिका में जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसके आधार पर जीवाणु कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो F+ सेल जिसे नर कोशिका कहा था या दाता कोशिका कहा था। उसी प्रकार जिसमें F प्लाज्मिड नहीं पाया जाता उसे हमने F- सेल या ग्राही कोशिका कहा था। तो उन दोनों कोशिकाओं का कांटेक्ट में आना या संपर्क में आना जरूरी होता है, तभी यहाँ पर जेनेटिक सेगमेंट का या डीएनए के जो खंड है या डीएनए का स्थानांतरण संपन्न होता है। तो अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो जो कॉन्जुगेशन का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था? तो जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था वह किया गया था लेडरबर्ग एंड टाटम नामक साइंटिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? लेडरबर्ग एंड टाटम नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। और किसमें किया था इन्होंने सहयुग्मन का अध्ययन? वह किया था ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है इसमें एक विशेष प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाता है और उस प्लाज्मिड को कहा जाता है एफ प्लाज्मिड। और जो एफ प्लाज्मिड की उपस्थिति के आधार पर ही जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, अधिकांश जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये दो प्रकार के होते हैं। वे बैक्टीरिया जिसमें एफ प्लाज्मिड पाया जाता है उन्हें नर जीवाणु या F+ सेल या दाता जीवाणु कोशिका कहा जाता है। उसी प्रकार जिन ई कोलाई बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड नहीं पाया जाता या जिन बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड नहीं मिलेगा उन्हें क्या कहेंगे? F- सेल या ग्राही कोशिका या प्लाज्मिड मतलब एफ प्लाज्मिड रहित कोशिका उन्हें ग्राही कोशिका कहेंगे। एक तो F- सेल या ग्राही कोशिका उन्हें कहा जाता है। अब जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो ये एफ प्लाज्मिड पाया जाता है इसका कार्य क्या है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंतर्गत ये जो प्लाज्मिड है ये सेक्स डिटरमिनेशन का कार्य करता है। इसका कार्य करता है सेक्स डिटरमिनेशन, मतलब लिंग निर्धारण का कार्य करता है। इसी कारण तो एफ प्लाज्मिड के आधार पर हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को दो भागों में विभाजित किया। जिनके अंदर एफ प्लाज्मिड पाया जाएगा उन्हें F+ सेल या नर कोशिका या ग्राही कोशिका कहा जाता है, और जिनमें एफ प्लाज्मिड नहीं पाया जाएगा उन्हें मादा कोशिका या F- सेल या ग्राही कोशिका कहा जाएगा, जबकि नर को दाता कोशिका कहा जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी F+ सेल और F- सेल आपस में कांटेक्ट में आएगी तो कांटेक्ट में आने के पश्चात उनके बीच में एक सहयुग्मन नलिका का निर्माण होगा। और जो वह सहयुग्मन नलिका बनाई जाएगी वह किसके द्वारा बनाई जाएगी? सेक्स पीढ़ी के द्वारा बनाई जाएगी। क्योंकि जो F+ सेल होती है
या जो नर जीवाणु कोशिका होती है उसमें एक तो क्या क्या है, एक तो एक प्लाज्मिड उपस्थित है। ये क्या है, एक प्लाज्मिड या एक फैक्टर, साथ में इसका क्या है, इसका मेन क्रोमोसोम्स उपस्थित है। तो जिसपे एक प्लाज्मिड पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, ए प्लस सेल या नर कोशिका या दाता कोशिका। और जिनमें एक प्लाज्मिड एब्सेंट होगा उन्हें F माइनस सेल या मादा कोशिका या ग्राही कोशिका कहेंगे। अब जो ये F प्लस सेल होती है इसके ऊपर ऐसी छोटी छोटी रोम के समान संरचना पाई जाती है और इन रोम समान संरचनाओं को ही क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सेक्स पीली या पिंपली। मेनली तो इन्हें सेक्स पीली ही कहा जाता है। सेक्स पीली क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी F माइनस सेल और F माइनस सेल के पास क्या नहीं होगा, एक प्लाज्मिड नहीं होगा, उसके पास उसका केवल एक मेन क्रोमोसोम से ही रहेगा। तो जब भी F माइनस सेल इस F प्लस कोशिका के कांटेक्ट में आती है तो सेक्स पीली के द्वारा या इसके ऊपर एक छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं भी पाई जाती है, उनके द्वारा ये इससे चिपक जाएगी और उसी दौरान जो सेक्स पीली होती है उसके दौरान यहाँ पर क्या बना दी जाएगी, एक नलिका समान संरचना का निर्माण कर दिया जाएगा, जिस नलिका को कहा जाता है सयुग्मन नलिका या कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या कहा जाता है, सयुग्मन नलिका या कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब इस नलिका के माध्यम से ही प्लाज्मिड की एक कॉपी इस F प्लस सेल से F माइनस सेल में स्थानांतरित हो जाएगी। तो उसके पहले क्या होगा, सयुग्मन से पहले कोई भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो इस बैक्टीरियल सेल में पाया जा रहा है, किसमें, F प्लस सेल में, वह यहाँ पर कट लगाएगा, जिसके कारण इस प्लाज्मिड के 3 प्राइम और 5 प्राइम जो सिरे हैं ये स्वतंत्र हो जाएंगे और इस दौरान क्या होगा, प्लाज्मिड का क्या होगा, रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन के द्वारा इसकी एक प्रतिलिपि बन जाती है और वह प्रतिलिपि इस सयुग्मन नलिका के माध्यम से किसमें स्थानांतरित हो जाती है, इस F माइनस सेल में आ जाती है। फिर जब तक सयुग्मन कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब तक सयुग्मन कंप्लीट न हो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जब और उसके बाद जब इसकी एक कॉपी इसके अंदर आ जाएगी, यहाँ पर आ गया F प्लाज्मिड, उसके बाद यह सयुग्मन नलिका यहाँ से हट जाएगी या नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण जो पहले ये F माइनस सेल थी वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, F माइनस टू F प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये कोशिका भी अब दाता की तरह या नर जीवाणु की तरह व्यवहार करेगी और जब भी यह F प्लस सेल वापस से जब F माइनस सेल के कांटेक्ट में आएगी तो उसे भी F प्लस सेल में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि उसमें भी ये इस प्लाज्मिड की एक कॉपी सयुग्मन नलिका के माध्यम से ट्रांसफर कर देगी। इस प्रकार जो जीवाणु होते हैं उनमें क्या होता है, नर लक्षण संचरणशील होता है। मतलब जो F प्लस है उनसे F माइनस में प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता रहता है, मतलब इनमें क्या है, नर लक्षण संचरणशील होता है। इसी प्रोसेस को हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, यह F प्लस सेल है, इसमें क्या है, यह F फैक्टर या F प्लाज्मिड उपस्थित है और साथ ही इसका मेन क्रोमोसोम्स उपस्थित है। F फैक्टर उपस्थित होने के कारण इसके ऊपर क्या है, सेक्स पीली है, जबकि यहाँ पर F फैक्टर एब्सेंट है, इसी कारण से F माइनस सेल या मादा कोशिका या ग्राही कोशिका कहा जाता है। और F फैक्टर की अनुपस्थिति के कारण इस पे क्या नहीं है, सेक्स पीली नहीं है, क्योंकि सेक्स पीली का पाया जाना किसका करेक्टर है, F फैक्टर, क्योंकि F फैक्टर होगा तो सेक्स पीली वाले जीन इसके पास होंगे, यदि इसके अंदर क्या बनेंगे, सेक्स पीली बनेंगे। और जब भी ये दोनों ही कोशिका आपस में कांटेक्ट में आएगी तो इन सेक्स पीली के द्वारा इनके मध्य क्या बना दी जाएगी, एक सयुग्मन नलिका बना दी जाएगी। इस सयुग्मन नलिका के माध्यम से प्लाज्मिड की जो एक कॉपी होती है
वह F माइनस सेल में स्थानांतरित हो जाती है। उसके पहले क्या होगा, यहाँ पर कोई एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा तो यहाँ पर कट लगाएगा, फिर रेप्लिकेशन के एंजाइम आएंगे जो इन दोनों स्ट्रैंड को खोलने का कार्य करेंगे, फिर प्रतिकृतिकरण की प्रोसेस होगी और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो रेप्लिकेशन एंड माइग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड का क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थानांतरण हो रहा है और फिर युग्मन की जो प्रोसेस है वह कंप्लीट हो जाएगी। तो एक प्लाज्मिड इसमें रहेगा, एक प्लाज्मिड इसमें रहेगा। उसके बाद एक कॉन्जुगेशन जो ट्यूब है वह भी यहाँ से हट जाएगी और दोनों ही जो बैक्टीरियल सेल थी वह स्वतंत्र हो जाएगी और उसके बाद इस पर भी क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का निर्माण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ चुका है, एक फैक्टर आ चुका है। तो इस प्रकार कॉन्जुगेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। यह तो हमने नॉर्मली देखा, परंतु जो कई केस होते हैं जिनमें क्या होता है कि अलग टाइप से भी हमें या अलग प्रकार से भी हमें संयुग्मन की प्रोसेस देखने को मिलती है। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर जो ये संयुग्मन की प्रोसेस हुई है जिनके मध्य F प्लस मेल और F माइनस फीमेल के अंदर, किसके अंदर, F माइनस मेल और F प्लस फीमेल के अंदर, जिसके अंतर्गत हमने F प्लस सेल से या F प्लस मेल से प्लाज्मिड का स्थानांतरण किसके अंदर किया, F माइनस फीमेल के अंतर्गत किया। तो जो पूर्ववर्ती ग्राही कोशिका है वो किसके रूप में चेंज हो गई, यहाँ पर F प्लस मेल के अंतर्गत चेंज हो गए। अब यहाँ पर जो ये F प्लाज्मिड आया है ये यहाँ पर दो रूपों में व्यवस्थित हो सकता है, या तो ये इस जीवाणु कोशिका के कोशिका ध्रुवण में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जीवाणु का जो या पूर्ववर्ती जो F माइनस सेल थी, क्योंकि पूर्ववर्ती F माइनस सेल थी जो कि F प्लस में कन्वर्ट हुई है, किसके कारण, F प्लाज्मिड के आने के कारण। तो या तो यह इस जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, एक केस तो यह है। तो ये तो नॉर्मल वाली कंडीशन है, मतलब ये F प्लस मेल बन चुका है। या फिर या ऐसा भी हो सकता है कि जो ये जीवाणु कोशिका है इसका जो ये मेन क्रोमोसोम है उसके साथ भी क्या हो सकता है, समाकलित भी हो सकता है या उसके साथ भी जुड़ सकता है। उस केस में इस प्लाज्मिड को क्या कहेंगे हम, उस केस में कहेंगे इसे एपिसोम। और इस प्रकार की व्यवस्था से जो मेल सेल बनेगी या जो F प्लस सेल बनेगी उसे क्या कहेंगे हम, HFR, या इस केस में जो नर जीवाणु होगा उसे हम क्या कहेंगे, HFR नर जीवाणु, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन नर जीवाणु। अब जो इसके नर जीवाणु होता है इसमें जो रिकॉम्बिनेशन की जो रेट होती है या जो संयुग्मन की जो प्रोसेस के दौरान जो DNA ट्रांसफर की जो रेट होती है वह नॉर्मल F प्लस मेल की तुलना में 1000 गुना ज्यादा होता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, मतलब उच्च आवर्ती पुनर्योजन नर कोशिका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर DNA ट्रांसफर की जो रेट होती है यह नॉर्मल F प्लस जो मेल कोशिका थी या F प्लस जो सेल थी उसकी तुलना में 1000 गुना यहाँ पर ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो F प्लाज्मिड F प्लस सेल से F माइनस के अंतर्गत आया है और दो रूपों में पाया जा सकता है, या तो स्वतंत्र रूप से इसके जीव द्रव्य में पड़ा रहेगा उस दौरान तो ये F प्लस सेल या नॉर्मल जो F प्लस सेल होती है उसकी बात ही कार्य करेगी ये जीवाणु कोशिका, परंतु ये F फैक्टर या F प्लाज्मिड इस मेन क्रोमोसोम्स के साथ भी जुड़ सकता है, जिसके कारण जो अब इस प्लाज्मिड को क्या कहेंगे हम, एपिसोम प्लाज्मिड कहेंगे, मतलब मेन क्रोमोसोम्स का एक भाग यहाँ पर ये बन जाएगा और इस प्लाज्मिड के यहाँ पर जुड़ने के कारण जो ये जीवाणु कोशिका होगी इसे कहेंगे HFR नर जीवाणु कोशिका या हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन मेल सेल। और इसमें जो DNA ट्रांसफर की जो रेट होती है इस जीवाणु कोशिका में वह F प्लस सेल या F प्लस मेल की तुलना में 1000 गुना ज्यादा होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं HFR मेल व F माइनस के मध्य, F माइनस फीमेल के मध्य कॉन्जुगेशन या संयुग्मन की प्रोसेस किस प्रकार संपन्न होती है। तो पहले हम उसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं और उसके माध्यम से हम इसको
समझते हैं कि किस प्रकार HFR मेल से DNA का ट्रांसफर H- फीमेल के अंतर्गत होगा। अगर HFR मेल में अगर हम सयुग्मन की प्रोसेस देखें तो सयुग्मन की प्रोसेस किस प्रकार संपन्न होगी। HFR को मेल की भांति कार्य करेगा और वह H- के साथ क्या करेगा, सयुग्मन करेगा। तो हमें पता है सयुग्मन में जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह क्या है, सयुग्मन में दो जीवाणु कोशिकाओं का पास पास आना जरूरी होता है। जहां तक वो पास पास नहीं आएगी उनके मध्य DNA का ट्रांसफर या स्थानांतरण नहीं होगा। तो यहाँ पर जो HFR मेल होता है उसमें क्या होता है, उसके मेन क्रोमोसोम्स के साथ ही क्या जुड़ा हुआ रहता है, एक प्लाज्मिड जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये वाला पोर्शन इसका मेन क्रोमोसोम्स का है और यहाँ पर जो ये पोर्शन है ये F प्लाज्मिड का है। तो इस F प्लाज्मिड को क्या कहेंगे, हम एपिसोम कहेंगे, क्योंकि ये मेन क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जो कोशिका बनेगी उसे HFR मेल जीवाणु कोशिका कहेंगे। अब ये भी क्या करती है, सयुग्मन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो उस दौरान क्या होगी, ये F- सेल के साथ क्या करेगी, सयुग्मन करेगी। जब भी ये दोनों कोशिकाएं आपस में कांटेक्ट में आएगी या पास पास आएगी तो इनके मध्य इसका निर्माण कर दिया जाएगा, सयुग्मन नलिका का निर्माण कर दिया जाएगा, जैसे F+ सेल और F- सेल में होता था उसी प्रकार। और उसी दौरान क्या होगा, सयुग्मन से पहले क्या होगा, यहाँ पर एक कट लगाया जाएगा किसी भी एंजाइम में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से और उसी DNA का क्या किया जाएगा, रेप्लिकेशन किया जाएगा। और यहाँ पर जो रेप्लिकेशन के फलस्वरूप जो प्रतिलिपि बनेगी उस प्रतिलिपि में आगे तो इस जीवाणु कोशिका का मेन DNA होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो मेन DNA है और एक एफेक्टर का DNA है। तो आगे की तरफ तो मेन DNA होगा और पीछे की तरफ क्या होगा, थोड़ा बहुत F प्लाज्मिड का भाग होगा। अब जो ये प्रतिलिपि बनेगी ये किसके माध्यम से इस जीवाणु कोशिका के अंदर जाएगी, सयुग्मन नलिका के माध्यम से जाएगी। तो जैसे जैसे ये सयुग्मन नलिका के माध्यम से जाएगी और रेट क्या होगी इसकी, सामान्य F+ सेल की तुलना में 1000 गुना अधिक। परंतु यहाँ पर DNA भी तो बहुत सारा है, एक तो उसका मेन DNA भी है और एक प्लाज्मिड वाला भी है। तो DNA काफी ज्यादा मात्रा में होता है तो समय बहुत ज्यादा यहाँ पर चाहिए होता है। जबकि पिछले तो जैसे हमने F+ सेल F- सेल में पढ़ा वहां पर तो DNA थोड़ा ही था, तो वहां पर ज्यादा समय नहीं लग रहा था, इसी कारण वहां पर कंप्लीट DNA का ट्रांसफर हो जाता है। परंतु यहाँ पर कंप्लीट DNA का ट्रांसफर होना है तो बहुत ज्यादा समय चाहिए, मतलब 2 घंटे तक का समय चाहिए इन जीवाणु कोशिकाओं को कांटेक्ट में रहना है। उस दौरान मतलब 2 घंटे तक जब ये जीवाणु कोशिकाएं कांटेक्ट में रहेगी तभी इस कंप्लीट DNA का इसमें ट्रांसफर होगा, वरना नहीं। परंतु प्रकृति में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनती है या ऐसा संगम पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों जीवाणु कोशिकाएं 2 घंटे तक सयुग्मन नलिका के माध्यम से कांटेक्ट में रहें। मतलब प्रकृति में थोड़ा सा अनबैलेंस होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, उसकी वजह से जीवाणु कोशिकाएं वापस आपस में सेपरेट हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, इस कंप्लीट DNA का ट्रांसफर नहीं होता, केवल DNA का कुछ भाग ही इस जीवाणु कोशिका से इस जीवाणु में स्थानांतरित होता है। इसी कारण जो ये F- सेल है यह केवल आंशिक रूप से ही पुनर्योजित बन जाती है, पुनर्योजित बन पाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत मात्रा में जीवाणु का DNA इसके अंदर आया है। इस कारण ये आंशिक रूप से ही क्या होती है, द्विगुणित होती है। और द्विगुणित भी कैसी, पुनर्योजित द्विगुणित, क्योंकि इस जीवाणु का DNA इसके अंदर आ गया है और आंशिक रूप से ये द्विगुणित होगी। और कुछ समय पश्चात ये क्या करती है, जो इसका DNA है, मतलब जो इस कोशिका से इस कोशिका में DNA आया है या दाता का जो DNA है वह कुछ समय पश्चात इसे भी यह त्याग देती है और अपने एंजाइमों की हेल्प से नष्ट कर देती है और फिर से अवगुणित प्रकृति धारण कर लेती है। तो यहाँ पर यह डिग्रेडेशन DNA मतलब वापस से इनको त्याग दिया है। अगर 2 घंटे तक ऐसे ही चलता रहता है तो कंप्लीटली यहाँ पर DNA का ट्रांसफर हो जाएगा और यह सेल भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, HFR में कन्वर्ट हो
जाएगी, परंतु प्रकृति में ऐसी स्थिति पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर केवल डीएनए के कुछ सेगमेंट्स का ही यहाँ पर स्थानांतरण होता है और कोशिका आंशिक रूप से ही द्विगुणित बनती है, और वो द्विगुणित भी कैसी होगी, पुनर्विभाजित प्रकृति की होगी, क्योंकि जीवाणु का डीएनए इसके अंदर आ जाता है। तो कुछ समय पश्चात दाता कोशिका से जो डीएनए प्राप्त किया था उसे ये त्याग देती है और डिग्रेडेट कर देती है और वापस से अगुणित अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार HFR मेल में F- सेल के साथ सहयुग्मन की प्रोसेस संपन्न होती है, परंतु कुछ केस ऐसे भी बनते हैं जिसमें क्या होता है, HFR सेल में क्या है, एक तो स्वयं का डीएनए भी है और एक प्लाज्मिड का डीएनए भी है और दोनों ही आपस में क्या है, समाकलित है। इसे तो क्या कहा हमने, HFR मेल सेल कहा। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो यहाँ पर एक प्लाज्मिड जुड़ा हुआ है ये वापस से इस मेन क्रोमोसोम से पृथक होकर इसके स्वतंत्र रूप से जीव द्रव्य में आ जाता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये तो इसका मेन क्रोमोसोम्स है और यहाँ पर जो ये प्लाज्मिड है ये स्वतंत्र रूप से ये यहाँ से टूट कर क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है और इसके जीव द्रव्य में ही पड़ा रह जाता है। परंतु जब ये इससे पृथक होगा तो इस जीवाणु के मेन क्रोमोसोम्स के कुछ जीन भी यहाँ पर ये ले आएगा। अब इस केस में इस प्लाज्मिड को हम एक प्लाज्मिड न कहकर क्या कहेंगे, एक प्राइम कहा जाता है। और जो एक प्राइम होता है यह भी क्या करता है, सहयुग्मन की प्रोसेस संपन्न करता है और सहयुग्मन की प्रोसेस के दौरान यह जो डीएनए लिया है इसने इस डीएनए को कहां पर पहुंचा देगा, ये F- सेल में पहुंचा देगा। तो इस प्रकार के सहयुग्मन को कहा जाता है सेक्स एडप्शन या लैंगिक क्रमण कहा जाता है। तो उसको भी हम सहयुग्मन के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से हम उसे समझते हैं। अगर सेक्स एडप्शन की बात करें तो सेक्स एडप्शन का जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था वह किया गया था जैकब व एडलबर्ग साइंटिस्ट के द्वारा। इन्होंने ई कोलाई के अंतर्गत सेक्स एडप्शन या लैंगिक क्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अब लैंगिक क्रमण में क्या होता है, किस प्रकार यह प्रोसेस संपन्न होती है। तो पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक स्पेशल टाइप की कोशिका बनानी पड़ेगी, जीवाणु कोशिका। अब उसमें क्या होता है, जैसे ये तो कौन सी कोशिका है, F+ सेल है या नर जीवाणु कोशिका है। अगर नर जीवाणु कोशिका के अंदर जो ये F प्लाज्मिड या F फैक्टर है, अगर ये F फैक्टर इस जीवाणु कोशिका के मेन क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाए या इसी का ही एक भाग बन जाए तो बनने वाली जो जीवाणु कोशिका होती है उसे क्या कहा जाता है, HFR मेल या हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन मेल कहा जाता है। तो HFR मेल में भी हमने कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को देख लिया था। अब कभी कभी या कुछ केस ऐसे भी होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि यहाँ पर जो ये F फैक्टर जुड़ा हुआ है, कौन सा फैक्टर, F फैक्टर या F प्लाज्मिड, यहाँ से जो जुड़ा इसके साथ जुड़ गया था, परंतु जो F फैक्टर इसमें जो जुड़ा हुआ है ये वापस से यहाँ से क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है और अलग होने के पश्चात स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिकृतिकरण कर सकता है। परंतु कुछ केसेस के दौरान क्या होता है, जब ये यहाँ से अलग होता है और अलग होकर स्वतंत्र रूप से जब ये जीव द्रव्य में आता है तो अलग होते समय ये क्या कार्य करता, अलग होते समय ये करता क्या है, तो इस दौरान क्या होता है कि इस मेन जो डीएनए है उसके कुछ जीन भी ये अपने साथ ले लेता है। जैसे यहाँ पर जब ये इससे अलग हुआ तो इसके कुछ जीन जो मेन क्रोमोसोम में जो जीन थे वह भी इस F फैक्टर या F प्लाज्मिड के साथ आ जाते हैं और जब ये किसी दूसरे जीवाणु कोशिका के साथ सहयुग्मन करता है तो इस जीवाणु कोशिका के मेन क्रोमोसोम से जो जीन लिए थे वह जीन दूसरी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरण कर देता है। तो यहाँ पर जो F प्लाज्मिड के साथ जो मेन क्रोमोसोम्स के जो जीन जुड़े हुए हैं उस कोशिका को कहा जाता है F' सेल और इस प्लाज्मिड को कहा जाता है F+ प्राइम।
क्या कहा जाता है इस कोशिका को तो F प्लस प्राइम सेल, और इस प्लाज्मिड को F प्लस प्राइम प्लाज्मिड कहा जाता है। जब भी ये किसी दूसरी जीवाणु कोशिका के साथ सहयुग्मन करेगा या F माइनस सेल के साथ सहयुग्मन करेगा, तो सहयुग्मन के दौरान क्या करेगा, इस प्लाज्मिड की प्रतिलिपि बनेगी और प्रतिलिपि के साथ इस प्लाज्मिड के जीन तो जाएंगे इनसे, साथ में इस प्लाज्मिड के पास इस जीवाणु कोशिका के मेन क्रोमोसोम्स के जो जीन हैं वह भी इस जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाएंगे, जिसके कारण जो ये जीवाणु कोशिका थी वह आंशिक रूप से क्या हो जाएगी, आंशिक रूप से द्विगुणित हो जाएगी और इस कोशिका को कहा जाएगा मेगाजाइगोट, क्योंकि इसके पास दूसरी जीवाणु कोशिका के जीन भी यहाँ पर आ चुके हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है सेक्स रिडक्शन या लैंगिककरण कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने सहयुग्मन की प्रोसेस को स्टडी किया है, और सहयुग्मन में खास बात क्या देखने को मिली है, हमने जीवाणु कोशिका का कांटेक्ट में आना जरूरी होता है, जबकि जो रूपांतरण की प्रोसेस थी वहाँ पर जीवाणु कोशिका के कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ तो केवल जो जेनेटिक सेगमेंट था या जो जीन थे या डीएनए था वह माध्यम की सहायता से एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में एंटर कर जाता है। जबकि हम अगली एक और लैंगिक जनन की प्रोसेस है या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है ट्रांसडक्शन या पारगमन, उसमें हम एक जीवाणु कोशिका से जीन का स्थानांतरण करने के लिए एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में जीन का या डीएनए का स्थानांतरण करने के लिए एक विशेष प्रकार के वाहक की हमें जरूरत पड़ेगी, जिसे जीवाणु भोजी कहा जाता है। तो वहाँ पर ट्रांसडक्शन की प्रोसेस के दौरान हम जीवाणु भोजी की हेल्प से एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका के अंदर डीएनए का या जेनेटिक सेगमेंट का हम स्थानांतरण करेंगे। तो आज हमने कॉन्जुगेशन की या सहयुग्मन की प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने F प्लस सेल F माइनस सेल के मध्य कॉन्जुगेशन करवाया, HFR मेल और F माइनस सेल के मध्य कॉन्जुगेशन करवाया, और साथ ही F प्लस प्राइम सेल जो कि मेल के भांति कार्य कर रही थी और F माइनस सेल के मध्य सहयुग्मन की प्रोसेस को संपन्न करवाया। तो यह आज हमारा कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम ट्रांसडक्शन की प्रोसेस या पारगमन की प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।